A very good evening to all. Clear? Okay. Good evening everyone. Welcome you all to the Sports Science Academy. आज हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस स्टार्ट कर रहे हैं और पूरे रिसर्च और स्टेट्स का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. इसको आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा. ठीक है. और एग्ज़ाम के हिसाब से भी देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो भी रिलेटेड टॉपिक है हाइपोथेसिस से रिलेटेड. इफ़ यू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, वन टेल टू टेल हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ एरर, ओके, अल्फा, पी वैल्यू, बीटा, पावर ऑफ टेस्ट, राइट, एंड वेरियस पैरामीट्रिक टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा, ये सारी चीज़ें हम इसके बाद पढ़ेंगे. कोरिलेशन. तो उससे पहले, पढ़ने से पहले आपको हाइपोथेसिस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि कैसे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, कैसे हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं. ये बेसिक नॉलेज हमें पता होना चाहिए, तभी हम टेस्ट पे जाएंगे, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ. ठीक है. क्लियर है? सो लेट स्टार्ट विथ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ रिसर्च एंड स्टैट्स, दैट इज हाइपोथेसिस. अब मैं बात करूं हाइपोथेसिस की, तो बिफोर प्रोसीडिंग टू द लिटरेचर, बिफोर प्रोसीडिंग टू द थ्योरेटिकल पार्ट, लेट्स सी लिटिल बिट बैकग्राउंड अबाउट द हाइपोथेसिस. क्या होता है हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस हमारी रिसर्च को क्या देता है? एक डायरेक्शन देता है, राइट. हाइपोथेसिस क्या करता है? हमारी रिसर्च को एक डायरेक्शन देता है. और एक क्या बोल सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं स्टैटिकल इन्फ्रेंस या कंक्लूजन. प्रॉब्लम आ रही है आवाज में? इससे क्या हम निकाल सकते हैं? स्टैटिकल कंक्लूजन. अगर वॉइस में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना. विद इन 10 सेकेंड आई विल स्विच टू अनदर डिवाइस. टाइम ही लगेगा, कोई बात नहीं, वी हैव बैकअप. तो हाइपोथेसिस क्या है? डायरेक्शन देता है, इससे हमें स्टैटिकल कंक्लूजन निकलता है. सपोज हम स्टडी कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ एंडोरेंस ट्रेनिंग ऑन VO2 max. ठीक है. अब ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसके बेसिस पे ही हमारा हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन होगा, है ना. तो यहां पे हमारी हाइपोथेसिस बनेगी, एक तो नल हाइपोथेसिस और एक रिसर्च हाइपोथेसिस होती है, वो बताऊंगा आपको मैं. तो यहां पे हमारी हाइपोथेसिस बनेगी, देयर विल बी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ एंडोरेंस ट्रेनिंग ऑन VO2 max. अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें एंडोरेंस ट्रेनिंग का इफेक्ट देखना है VO2 max के ऊपर. तो कहीं ना कहीं हमारी स्टडी डिलिमिटेड है VO2 max तक. हम स्टडी करते करते VO2 max के साथ में कोई वेरिएबल दूसरा ना इंक्लूड कर ले. हमारा सीधा फोकस है, ये हमारा पाथवे है, ये हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे दिल्ली जाना है. अब उस बीच में मैं इसी जगह पे जा सकूं. ठीक है. ना कि मैं इधर से निकल गया उत्तराखंड, ना तो मैं इधर से निकल गया हरियाणा या पंजाब. मैंने क्या करा, स्टार्टिंग में हमने डिसाइड कर लिया कि हमें दिल्ली जाना है. तो वैसे ही हाइपोथेसिस क्या करती है? हमारी डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, और एट द एंड ऑफ रिसर्च हमें क्या होता है? कंक्लूजन मिलता है. सपोज फॉर एग्जांपल, सी द स्टैटिकल प्रोसेस कैसे होता है. जिन लोगों को ये सारी बेसिक्स पता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए. दोज हु आर बिगनर, तो उनके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना जरूरी है ना. हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे फ्रॉम सिंपल लेवल टू एडवांस लेवल, सो लिटिल बिट पेशेंस यू हैव टू मेंटेन. सपोज ये हमारी स्टेप्स है रिसर्च की. सबसे पहले हम क्या करते हैं? टॉपिक लेते हैं. हमने क्या टॉपिक लिया? इफेक्ट ऑफ. सर आवाज बढ़िया नहीं आ रही सर, गड़गड़ के आ रही है सर. गड़गड़ के आ रही है? चलो ठीक है, एक मिनट. हाँ, एक मिनट. हेलो हेलो हेलो. अभी आवाज आ रही है? ठीक. हेलो, अभी आवाज आ रही सही? नहीं, मैंने अभी चेंज कर लिया डिवाइस.
तो अभी आवाज़ ठीक है क्या? हाँ ठीक है, चलो। ये काजल लेट ज्वाइन करती है हमेशा। ठीक है, सपोज मेरा टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग ऑन VO2 मैक्स, मेरा ये टॉपिक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, रिसर्च प्रोसेस में अगर देखें तो सबसे पहले क्या है, हमने टॉपिक तो सिलेक्ट कर लिया है ना। इसके बहुत सारे तरीके टॉपिक सिलेक्ट करने के, वो दूसरा पार्ट है, हम इसमें अलग से देखेंगे। ये टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद में क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, या फिर हमने क्या किया, हाइपोथेसिस बनाई। हमने हाइपोथेसिस बना ली कि देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग ऑन VO2 मैक्स, ये हो गया हमारा हाइपोथेसिस। अब हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करेंगे। सपोज हमने लिया प्री टेस्ट, डिजाइन है हमारी प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। बिफोर ट्रेनिंग हमने डेटा लिया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का, कंट्रोल ग्रुप का। फिर क्या किया, एंड्योरेंस ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को क्या दी हमने, एंड्योरेंस ट्रेनिंग दी है ना, और कंट्रोल ग्रुप को कुछ नहीं दिया। जो जो स्टेट में था वही स्टेट में रहेगा, जो करते आ रहा था वही करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फॉलो नहीं करेंगे वो। फिर हमने क्या लिया, पोस्ट टेस्ट लिया। ठीक है, क्या लिया, पोस्ट टेस्ट। अब देखो, अब यहां पे हमें पता चल गया, ठीक है, यहां पे हमें पता चल गया कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग का इफेक्ट हमने पोस्ट टेस्ट ले लिया। अब पोस्ट टेस्ट में हमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है। देखने से तो हम बोल नहीं पाएंगे ना, सिर्फ मैं देख के बता दूंगा क्या। सपोज यहाँ पे आया 30 और यहाँ पे आया 40, इसको सिंपल बनाने के लिए यहाँ पे हम हेमोग्लोबिन ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे हेमोग्लोबिन आया 12 बिफोर ट्रेनिंग, मीन हेमोग्लोबिन कितना आया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का 12, और यहाँ पे आ गया 13। अब क्या हम ऐसा बोल देंगे कि हाँ भाई लेवल 1 का इंप्रूवमेंट हुआ है? नहीं ना। हमें कंक्लूजन कैसे निकालेंगे इस स्टडी का, इस स्टडी का कंक्लूजन कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे, स्टैटिकल टेस्ट लगाएंगे। स्टैटिकल टेस्ट, इस केस में क्या लगेगा, यस, इस डिजाइन में कौन सा टेस्ट लगेगा, एनीवन? नॉट इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट टी टेस्ट। ओके, वी विल स्टडी वन बाय वन एवरी टेस्ट, डोंट वरी। डिपेंडेंट टी टेस्ट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अब डिपेंडेंट टी टेस्ट का क्या आया, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा ना, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। सपोज आ गया 3.51, आंसर आएगा ना, आउटपुट आएगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे पूरा, वेदर इट इज SPSS या मैनुअली। हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो टी वैल्यू आएगी, टी वैल्यू, राइट। अब इससे भी देख के हम कैसे बोल दें कि हमारा इफेक्ट आया या नहीं आया, ट्रेनिंग में आया या नहीं आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, यहां पे है कंपैरिजन। इसको किससे कंपेयर करेंगे हम, किससे कंपेयर करेंगे इसे, ये जो कैलकुलेटेड टी वैल्यू आया है, कैलकुलेटेड टी वैल्यू, इसको किससे कंपेयर करेंगे हम, यस एनीवन? हाँ, और क्या बोल सकते हैं इसको, दूसरा नाम क्या है इसका, क्रिटिकल। ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे क्रिटिकल वैल्यू से। अब टेबल में आपको क्रिटिकल वैल्यू दिखेगी, यहां पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिखेगा 0.05 सपोज, या फिर 0.01, जो भी हमने स्टार्टिंग में लिया है। डोंट वरी अबाउट दिस, वी विल स्टडी दिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। यहाँ पे DF वैल्यू दिख सकती है। तो यहाँ पे सपोज टेबल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू आई है 2.5, तो अब आपका कंक्लूजन क्या निकलेगा, आपका कंक्लूजन क्या निकलेगा, टेबल क्रिटिकल वैल्यू कितनी आई है 2.5। अब क्या होगा, हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी, यस, क्या होगा बताइए बच्चों। तो हम कहां तक पहुंचे थे, क्रिटिकल वैल्यू से अगर कंपेयर करें हम कैलकुलेटेड वैल्यू को, तो इस केस में क्या कंक्लूजन निकलेगा, नल हाइपोथेसिस, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। ठीक है, अब यहां पे आप सब राइट लिख सकते हो, ये एक रूल है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने के लिए। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू, एवरीवन राइट डाउन, कैलकुलेटेड वैल्यू, अगर हम टी टेस्ट की बात करें, जे टेस्ट की बात करें, एफ टेस्ट, किसी भी पैरामीट्रिक टेस्ट में
एक्सेप्ट फ्यू कंडीशन, मैं आगे जाके बताऊंगा नॉन पैरामीट्रिक में। अगर नल ये हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ा आता है क्रिटिकल वैल्यू से, क्रिटिकल वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू अगर बड़ी आती है ना, तो क्या होगा, क्या कंक्लूजन निकलेगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। ठीक है। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू स्मॉलर आती है देन क्रिटिकल वैल्यू से, तो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, है ना। तो यहां से हम क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं हाइपोथेसिस से। अब नल हाइपोथेसिस का रिजेक्ट होना और एक्सेप्ट होना उसका भी कुछ मीन रहेगा। ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस के बारे में हमने देखा कि पिन करो, स्क्रीन को थोड़ा स्क्रॉल करो, स्क्रीन तो दिख रही है मुझे और सबको दिख रही है, स्क्रॉल करो, हाँ थोड़ा सा स्क्रीन को चेंज करके देखो, आ जाएगा। ठीक है। तो ये है हमारी हाइपोथेसिस, इसका इंपॉर्टेंस है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। नाउ सी जस्ट इंट्रोडक्शन एंड जो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, क्या होता है हाइपोथेसिस, उसके टाइप्स क्या होते हैं, पी वैल्यू क्या होता है, ये सारा बेसिक्स देख लेंगे, फिर वापस आएंगे हम पर्टिकुलर स्टैटिकल टेस्ट पे। इफ यू टॉक अबाउट स्टैटिकल इन्फ्रेंस, है ना, अगर हम स्टैटिकल इन्फ्रेंस निकालते हैं, इन्फ्रेंस मतलब क्या निकाल रहे हैं, हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो ये हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, राइट। थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं, सिंपल सा, जैसे आपको मैंने एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बताया था, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ सैंपल, जो भी हमें सैंपल में इंफॉर्मेशन मिलती है उसका हम कंक्लूजन निकालते हैं पॉपुलेशन के बारे में, थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में। आपको इससे ज़्यादा याद रखना नहीं है, क्या लिखा है, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आर एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन सैंपल इंफॉर्मेशन, राइट। और सेकंड तरीका है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। इसमें हम क्या करते हैं, आपको अभी मैंने प्रोसेस बताई थी, वो सारी प्रोसेस होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। सैंपल का ऑब्जर्वेशन लगाते हैं हम, स्टैटिकल टेस्ट लगाते हैं और एक कंक्लूजन निकालते हैं, राइट। तो ये थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, these are the two ways to find out to get the statistical inference। अब statistical inference मतलब कंक्लूजन निकालना, स्टैटिकली जो भी स्टडी कर रहे हैं उसका कंक्लूजन निकालना। तो ये दो तरीके हैं, आपको मैंने बताया। नाउ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता करते हैं। ये पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक भी हो सकती है ना। पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस के कुछ एजप्शंस होते हैं और नॉन पैरामेट्रिक के एजप्शंस होते हैं। अब बिफोर प्रोसीडिंग टू द हाइपोथेसिस टेस्टिंग मैं आपको बता देता हूं कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक होता क्या है। एक बार पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक देख लीजिए। ठीक है, ये कई बार आपको वर्ड सुनने में आता है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। अलग अलग कंडीशंस होती है जिससे पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक डिसाइड होता है कि हम पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर स्केल की बात करें, है ना, अगर इंटरवल या रेशियो स्केल रहता है तो क्या लगेगा, पैरामेट्रिक टेस्ट। पर अगर नॉमिनल स्केल रहता है या फिर ऑर्डिनल तो क्या लगेगा, मैक्सिमम केसेस में नॉन पैरामेट्रिक। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा तो क्या लगेगा, पैरामेट्रिक। और अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता, स्क्यूडनेस आ जाती है, तो उस केस में क्या लगेगा, नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एजम्पशंस होते हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के। जब हम टी टेस्ट पढ़ेंगे, जेड टेस्ट पढ़ेंगे, तो वहां पे भी एजम्पशंस लिखेंगे कि किस कंडीशन में किसी पर्टिकुलर टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो ये नॉन पैरामेट्रिक है। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा, ये सारे क्या है, पैरामेट्रिक टेस्ट है। कोरिलेशन की बात करें तो क्या आ जाएगा,
प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, ये पैरामीट्रिक है। नॉन पैरामीट्रिक में क्या आता है, काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, क्रूसल वॉल्व वैली टेस्ट। कोरिलेशन में देखें तो स्पेयरमैन कोरिलेशन, ठीक है, या फिर रैंक ऑर्डर कोरिलेशन बोल सकते हैं। तो ये क्या है, नॉन पैरामीट्रिक है। तो डिफरेंस समझ में आया आपको पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में? मतलब कंडीशंस, अगर ये कंडीशंस फुलफिल करता है तो वो पैरामीट्रिक टेस्ट रहेगा। क्या कंडीशन, रेशियो स्केल, इंटरवल स्केल, तो पैरामीट्रिक। अगर नॉमिनल या ऑर्डिनल रहा तो नॉन पैरामीट्रिक। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहा तो पैरामीट्रिक, और अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं किया तो नॉन पैरामीट्रिक। क्लियर है ना? हाँ, ठीक है। तो क्या होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग? अब इसमें हम क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। पैरामीट्रिक आपको, नॉन पैरामीट्रिक आपको मैंने बता दिया। नाउ टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। अब अगर हाइपोथेसिस टाइप्स की बात करें, टाइप्स की, तो यहाँ पे अलग अलग बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं हाइपोथेसिस को। एक तो डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, ये सब अभी हम पढ़ेंगे। एक होता है स्टैटिकल, स्टैटिकल, और होता है साइंटिफिक, ठीक है। नल हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और क्या बोल सकते हैं, वन टेल्ड हाइपोथेसिस, वन टेल्ड हाइपोथेसिस और टू टेल्ड हाइपोथेसिस। एक एक करके सारा पढ़ते हैं क्या होता है ना। सबसे पहले देखते हैं हम साइंटिफिक एंड स्टैटिकल हाइपोथेसिस से। साइंटिफिक हाइपोथेसिस और स्टैटिकल हाइपोथेसिस में मेन डिफरेंस क्या है, ये डिसाइड करता है सैंपलिंग के ऊपर, है ना। जो हाइपोथेसिस से हम सैंपल अगर नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, सपोज मून, मैं स्टडी कर रहा हूं मून की, तो क्या मून का मैं सैंपल ले सकता हूं क्या? मून का सैंपलिंग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, मून तो एक सिंगल है। पर अगर मैं बात कर रहा हूं डायबिटिक पेशेंट्स या फिर फिजिकल एजुकेशनिस्ट या फिर एल्डर एज, इनका मैं सैंपलिंग कर सकता हूं ना, किसी भी पॉपुलेशन का, ह्यूमन बींग्स, यहां पे सैंपलिंग कर सकता हूं मैं। स्क्रीन विजिबल कर सकता हूं, यस और नो? तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइंटिफिक हाइपोथेसिस। ये क्या हो जाएगा, साइंटिफिक हाइपोथेसिस। सॉरी, ये क्या है, स्टैटिकल हाइपोथेसिस। क्या ये, स्टैटिकल हाइपोथेसिस। और ये क्या है, साइंटिफिक हाइपोथेसिस। जहां पे सैंपलिंग पॉपुलेशन, सैंपलिंग यानी पॉपुलेशन से हम ड्रॉ नहीं कर सकते, वो होती है स्टैटिकल हाइपोथेसिस। बस इतना ही याद रखना है, उससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। क्या लिखा है, स्टैटिकल हाइपोथेसिस इन विच कैन नॉट बी टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल डेटा, राइट, बट इट मे बी टेस्टेड बाय कंडक्टिंग सम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, तो दैट इज अ साइंटिफिक हाइपोथेसिस। बट इन केस ऑफ स्टैटिकल हाइपोथेसिस, population can be defined. In case of statistical hypothesis, sampling can be draw, right? तो बस यही मेन डिफरेंस है, इतना ही याद रखना है आपको, उससे ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो मेन डिफरेंस समझ में आया साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक में? क्लियर है? साइंटिफिक और स्टैटिकल में। In scientific hypothesis, it is applicable whenever we cannot draw sample from any particular population. Suppose, for example, if we study about the planets, so can we draw the sampling of any planet? So that is a scientific hypothesis. But in case of statistical hypothesis, we can draw sample from any population and we can study, and we can do hypothetical testing, we can apply statistics, and we can predict the information of population based on sampling information. So that is a statistical hypothesis. Clear? Okay. Before research and null hypothesis, let's talk about one-tailed and two-tailed hypothesis. अब देखो, मैं आपको ये बताने से पहले
कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बता देता हूं जिससे आपको ये काम देगा समझने में। हाइपोथेसिस, रिजेक्शन, ये होता है हमारा कर्व, ये है हमारा कर्व। अब एक एग्जांपल देखिए, ये कुछ एग्जांपल देखने के बाद में अब कभी में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सपोज कोई सी मेडिसिन आपको मार्केट में लॉन्च करनी है, नई वाली, उसको अगर इफेक्टिव दिखाना है, या तो वो इफेक्टिव रहेगी या तो नॉट इफेक्टिव रहेगी, यही होगा ना पेशेंट्स के ऊपर। इफेक्टिव है मतलब वो मार्केट में क्या हो जाएगी, लॉन्च हो जाएगी, अप्रूवल मिल जाएगा, और नॉट इफेक्टिव है मतलब वो मार्केट में लॉन्च नहीं होगी, अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो क्या किया हमने, अब गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी रखी कि आउट ऑफ 100 पीपल, कंडीशन समझो, आउट ऑफ 100 पीपल अगर ये एटलीस्ट 95 लोगों पे इफेक्टिव है, हमने इसको कंसीडर कर लिया, अगर 5% लोगों पे एरर आता है तो भी हम इसको मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे इस चीज को। हम क्या कर लेंगे कि ये मेडिसिन क्या है, इफेक्टिव है। क्या समझ में आया आपको? गवर्नमेंट का नॉर्म्स क्या है, सपोज फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 100 पीपल ये एटलीस्ट 95 लोगों पे इफेक्टिव आनी चाहिए। अगर 5 लोगों पे एरर आता है, 5 लोगों पे इफेक्टिव नहीं आता और 95 लोगों पे आ जाता है आउट ऑफ 100, तो भी हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो यहां पे क्या हुआ है ना, सो आउट ऑफ 100 दिस व्हाट इज 5% इज व्हाट, it is a error, it is a chances of error, right? It is not working on 5% people or 5 people, we can say out of 100 people it is not working on 5 people, right? यहां तक समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूं मैं, है ना? हाँ, अब सेकेंड कंडीशन समझिए। अब क्या हुआ, हमने मेडिसिन लॉन्च कर दी, गवर्नमेंट का नाम हमें पता चल गया। नाउ इफ वी लॉन्च द मेडिसिन, अब इफेक्ट आया कितने लोगों पे, 93 लोगों पे इफेक्ट आया, और 7 लोगों पे एरर आ गया इसका। तो क्या ये मेडिसिन मार्केट में लॉन्च करने लायक है या नहीं है, बताइए? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि क्या हुआ यहां पे, यस, एक हमारा जो बॉर्डर लाइन सेट करके रखा था हमने कि मिनिमम 5%, मतलब इट शुड बी लेस देन 5%, नॉट मोर देन 5%। अगर 5% से ऊपर हुआ तो हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यही चीज करते हैं हम हाइपोथेसिस में। हम कैसे बोलते हैं कि इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, हम क्या करके एक क्राइटेरिया सेट करके रखते हैं। या ये कंडीशन आपको समझ में आई एवरीवन? अब देखो, द सेम कंडीशन वी अप्लाई इन हाइपोथेसिस। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन। ये रीजन हम डिवाइड करते हैं। ये है, सपोज हमने लिया 5%, 0.05, ये हम लेते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 5%। 5% हमने लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, ठीक है। ये सपोज मान लीजिए सपोज ये 100% है एरिया, ठीक है। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं हम, कौन सा रीजन बोलते हैं इसे, यस, क्या बोलेंगे इसे, रिजेक्शन रीजन। क्या बोलेंगे इसे, रिजेक्शन रीजन। एंड दिस होल एरिया एक्सेप्ट दिस इज नॉन एज एक्सेप्टेंस एरिया, एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ओके, नाउ अब यहां पे क्या होता है, ये हमने डिसाइड किया लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अब अगर मैं इसे, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी रहती है या फिर हमने क्राइटेरिया और ज्यादा टाइट सेट करके रखा है कि नहीं 1% ही छूट दे सकते हैं, बिकॉज इट इज अ मेडिसिन, ये हेल्थ के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते हम, इसको 1% ही रखते हैं। तो क्या होगा, रिजेक्शन रीजन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना, रिजेक्शन रीजन छोटा हो जाएगा। चांसेस ऑफ एरर कमिट करने के, एरर करने की कमिट चांसेस क्या है, कम हो जाएंगे, है ना। ज्यादा एरर नहीं कर सकते हम, ठीक है। 1% इज मैक्सिमम लिमिटेशंस। तो ये डिसाइड करते हैं हम रिसर्च के स्टार्टिंग में कि हमें 5% लेना है
या 1% लेना है। अगर आउट ऑफ, अगर हमने 1% लिया और हमने क्या किया, सपोज फॉर एग्जांपल 100 लोगों पे ट्रेनिंग दी या मेडिसिन दी, तो कम से कम 99 लोगों पे वो इफेक्टिव आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे इफेक्टिव है। ठीक है, अगर वो 97 पे भी आती है तो उसको हम बोलेंगे नहीं है, नॉट इफेक्टिव। ठीक है, तो ये जो रीजन है ये रिजेक्शन रीजन है और ये है एक्सेप्टेंस रीजन। इसके आगे का मैं आपको और आगे बताऊंगा जब हम बताऊंगा अल्फा लेवल। अभी तक यहीं पे, अभी तक के लिए यही समझिए कि क्या होता है एक्सेप्टेंस रीजन और क्या होता है रिजेक्शन रीजन। अभी देख लेते हैं हम नल हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस मतलब ये वर्ड है, की टर्म है कुछ कुछ, नो डिफरेंस, नो इफेक्ट। ठीक है, नो डिफरेंस, नो इफेक्ट। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने टॉपिक लिया इफेक्ट ऑफ, क्या टॉपिक लिया? इफेक्ट ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग ऑन होमोग्लोबिन, ये टॉपिक है मेरा। तो इसके नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी? देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। क्या बनेगी हाइपोथेसिस? देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग ऑन होमोग्लोबिन लेवल। तो क्या करता है नल हाइपोथेसिस? क्या बताता है? नो चेंजेस, नो इफेक्ट, है ना। इसका अपोजिट रिसर्च हाइपोथेसिस होता है। रिसर्च हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट क्या होता है कि देयर विल बी सिग्निफिकेंट इफेक्ट, देयर विल बी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। तो नल हाइपोथेसिस मींस नो डिफरेंस, नो इफेक्ट, है ना। ऐसा हम क्या करते हैं, स्टडी से पहले नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब यही नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या बताया मैंने? नो डिफरेंस, नो चेंजेस। अब देखो इसको किससे डिनोट किया जाता है? H0। नल हाइपोथेसिस को किससे डिनोट किया जाता है? H0। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नो डिफरेंस डिनोटेड बाय HO। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज मेरा टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ और कंपैरिजन बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल की हम फ्लेक्सिबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी? मेल फ्लेक्सिबिलिटी एंड फीमेल्स फ्लेक्सिबिलिटी आर इक्वल। इक्वल का मतलब क्या हुआ कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर इक्वल, राइट। ऐसे ये ले सकते हैं हम एग्जांपल, आईक्यू लेवल कंपेयर कर रहे हैं मेल और फीमेल का। तो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या बन सकती है? रिसर्च हाइपोथेसिस बन सकती है मेल्स आईक्यू आर ग्रेटर देन फीमेल्स आईक्यू, या फिर क्या बन सकती है? फीमेल्स आईक्यू इज ग्रेटर देन मेल्स आईक्यू। ये रिसर्च हाइपोथेसिस है। रिसर्च हाइपोथेसिस में हमने किसको, एक को ग्रेटर बताया या फिर बताया कि नॉट इक्वल। चलो मैं तो आपको बताता हूं। सपोज हमने क्या लिया, टॉपिक क्या है हमारा? आईक्यू लेवल कंपेयर कर रहे हैं हम मेल एंड फीमेल में। समझने की कोशिश करना, आईक्यू लेवल हम कंपेयर कर रहे हैं मेल और फीमेल में। तो इसका नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी बच्चों? क्या बनेगी? क्या बनेगी? ये क्या है? म्यू। म्यू क्या है? मतलब मीन है, मीन। ठीक है, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो समझने के लिए, इक्वल टू मेल। नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी कि मेल का और फीमेल का आईक्यू सेम है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। नो डिफरेंस, नो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सेम होता है ना। नो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सेम है। इसी कंडीशन में रिसर्च हाइपोथेसिस क्या बन सकती है? क्या बनेगी रिसर्च हाइपोथेसिस इस केस में? यस, क्या बन सकती है? फीमेल्स आईक्यू इज ग्रेटर देन मेल आईक्यू, या फिर ये कंडीशन आ सकती है। हाँ, या फिर क्या बन सकती है? मेल्स आईक्यू इज ग्रेटर देन फीमेल्स आईक्यू, और एक और क्या बन सकता है? फीमेल्स आईक्यू इज नॉट इक्वल टू मेल्स आईक्यू। तो रिसर्च हाइपोथेसिस में आपको समझ में आया क्या बताते हैं? रिसर्च हाइपोथेसिस मतलब डिफरेंस है, ग्रुप में डिफरेंस है, इफेक्ट आया है। अगर ट्रेनिंग की बात करें तो इफेक्ट आया है, कंपैरिजन की बात करें तो डिफरेंसेस है,
या फिर ग्रेटर देन या लेस देन है, मेल ग्रेटर देन फीमेल है या फिर फीमेल ग्रेटर देन मेल है या फिर लेस देन है, मतलब चेंजेस है। बट यहां पे क्या बात करते हैं हम, नो चेंज, नो डिफरेंस, नो इफेक्ट, ये है हमारी नल हाइपोथेसिस। दोनों में डिफरेंसेस समझ में आया सबको, नल हाइपोथेसिस एंड रिसर्च हाइपोथेसिस? यस, एनी डाउट? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, अब ये नल हाइपोथेसिस हम क्यों बनाते हैं, ताकि स्टार्टिंग में हम बायसनेस ना करें। हम कैसे दावा कर दे बिफोर रिसर्च, मैं कैसे बोल दूं कि फीमेल्स की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है मेल से, मैं कैसे बोल दूं कि मेल की बेटर है आईक्यू फीमेल से, कैसे बोल दूं मैं? नहीं बोल सकते ना हम। इसलिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि दोनों इक्वल है, नो डिफरेंस। स्टार्टिंग में हम दोनों को इक्वल रख देते हैं, चलो हम कभी बायसनेस नहीं आते, तो बायसनेस ना हो इसलिए हम बनाते हैं नल हाइपोथेसिस। ठीक है, हम ट्रेनिंग की अगर बात करें तो हम स्टार्टिंग में क्या बोलते थे कि देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग। बाद में इसी नल हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं, बाद में इसी नल हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट, हाँ टेस्ट करते हैं, मतलब वेदर इसको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, इसको क्या करेंगे हम, टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट किसे किया जाता है, नल हाइपोथेसिस को या रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है? नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। अब यहां पे नल हाइपोथेसिस का एक्सेप्ट होना रिजेक्ट होने का मतलब क्या है? अगर इस टर्म का रिजेक्ट होना, चलो मैं आपको बता रहा हूं, सपोज हमने ट्रेनिंग लिया तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या बनी, सपोज हमने देखा इफेक्ट ऑफ एंडोरेंस ट्रेनिंग ऑन हेमोग्लोबिन, तो अब इसकी नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी, इस नल हाइपोथेसिस? अरे व्हाट विल बी द नल हाइपोथेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक? देयर विल बी no difference, not effect, no effect. In this case, no effect. It is not a comparative study, na? It is a experimental study. In this case, there will be a no effect of endurance training on hemoglobin level. So this is the null hypothesis, right? What will be the research hypothesis? Effect. Yes, difference, or we can say effect. What we can say? Effect. There will be a significant effect. नल हाइपोथेसिस को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नल हाइपोथेसिस का रिजेक्ट होना मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट करना। नल हाइपोथेसिस मतलब क्या, हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को या तो रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या बोल रही है, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ एंडोरेंस ट्रेनिंग ऑन हीमोग्लोबिन। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस स्टेटमेंट को हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एंड व्हाट विल बी द कंक्लूजन, इफेक्ट होगा या नहीं होगा? इफेक्ट होगा। ठीक है, सो इफ वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब क्या है कि रिजेक्ट करने का मतलब क्या है कि इफेक्ट होगा या डिफरेंसेस होगा मेल और फीमेल में, या एंडोरेंस ट्रेनिंग का इफेक्ट होगा हीमोग्लोबिन पे, राइट? समझ में आया? तो जब भी मैं याद रखूं आपको, मैं बोलूं कि नल हाइपोथेसिस का रिजेक्शन, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि हाँ ट्रेनिंग इफेक्टिव है, माइंड में आना चाहिए क्या, और क्या आना चाहिए कि हाँ दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, मेल और फीमेल में, या फिर जो भी डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा उस कंक्लूजन निकलना चाहिए। ठीक है, हाँ तो देखो नल हाइपोथेसिस आपको मैंने क्यों बताया, क्यों बनाते हैं। इन्वेस्टिगेटर नीड टू बी अनबायस्ड until unless sample data collection show any contradiction. So before any conclusion, how we can say it is better than, greater than, effect or not. That's why we formed null hypothesis to avoid the biasness. क्यों बनाया जाता है, रिजेक्शन के लिए बनाया जाता है। The intention of investigator is to test whether it is can be rejected on the basis of sample data.
अब यहां पे दो कंडीशन आती है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड और फेल टू रिजेक्टेड। अब इसको आसान बनने के लिए हम क्या कर देते हैं, आसान बनाने के लिए फेल टू रिजेक्ट मीन्स एक्सेप्टेड। ठीक है, नल हाइपोथेसिस या तो रिजेक्ट होगी या फेल टू रिजेक्ट होगी। फेल टू रिजेक्ट मीन्स एक्सेप्टेड, मीन्स अवर रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड एंड नल हाइपोथेसिस फेल टू रिजेक्ट। अभी देखो ये क्या होता है हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस, इसको रिसर्च हाइपोथेसिस बोलते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इफेक्ट है हुआ, देयर विल बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर विल बी सिग्निफिकेंस इफेक्ट, ये सारी चीजें। यहां पे देखो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या थी कि मेल और फीमेल में कोई डिफरेंसेस नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी में, दोनों समान है, इक्वल है, दोनों समान है। बट रिसर्च हाइपोथेसिस क्या बोल रही है कि डिफरेंसेस तो है, तो ये हो गई रिसर्च हाइपोथेसिस। क्लियर है? ओके, इफ द डेटा रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई तो ऑटोमेटिकली रिसर्च हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। यहां तक क्लियर है? किसी को कुछ डाउट? यस, एनीवन? एनी डाउट? क्लियर है ना? क्या होता है नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट और रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है? ठीक है, अब देखो एक कंडीशन ये आती है। अब मैंने क्या बोला, बास्केट बॉलर्स, वो सेम ले लेते हैं एग्जांपल, चलो। फीमेल्स फ्लेक्सिबिलिटी इज ग्रेटर देन मेल्स। मैंने बोला टेस्ट वेदर फीमेल फ्लेक्सिबिलिटी इज इक्वल टू फीमेल और नॉट, मेल और नॉट। समझ रहे हो? तो यहां पे आपको कुछ डिफरेंसेस नजर आ रहा है। यहां पे मैंने एक और एग्जांपल लेते हैं, बास्केट बॉलर्स एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ आर मोर देन वॉलीबॉलर्स। यहां पे मैं क्या बोलूंगा, टेस्ट वेदर बास्केट बॉलर्स एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इक्वल टू वॉलीबॉलर्स और नॉट। तो यहां पे आपको कुछ डिफरेंसेस आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है यहां पे क्या हो रहा है यहां पे? यस? हाँ, राइट। अब ये क्या है हमारा, हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, पर्टिकुलर ग्रुप में। यहां पे हम दोनों की साइड, हमारा कोई फिक्स नहीं है कि हमें बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं कि चेक करो फीमेल्स और मेल की फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल है या नहीं है, हमें पता नहीं है, हम डायरेक्शन नहीं दे रहे यहां पे। तो ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। और ये क्या है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में देखो आपको ऐसे वर्ड दिखने को मिलेंगे, राइट इट डाउन। कैसे वर्ड देखने को मिलेंगे, इसका मतलब समझ जाइए, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है ग्रेटर देन, लेस देन, मोर देन। ठीक है, इस टाइप के अगर वर्ड मिले, टेस्ट वेदर फीमेल्स ग्रेटर देन और नॉट, तो यहां पे क्या कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, पर्टिकुलर ग्रुप को बोल रहे हैं कि भाई ये टेस्ट करो कि ये बड़ा है या छोटा है। पर यहां पे कोई स्पेसिफिक नहीं, हम जा रहे हैं, हमें पता नहीं कि ये बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल। आपको नॉन डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल में डिफरेंस समझ में आया? अगर मैं बोल रहा हूं कि टेस्ट करो फीमेल की फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेटर देन है मेल्स के और नॉट, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं ग्रेटर देन बोल रहा हूं ना मेल्स का, या बास्केट बॉलर का ग्रेटर देन बोल रहा हूं, या मैं लेस देन बोल रहा हूं, मतलब मैं डायरेक्शन में हूं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में हूं, वेदर ग्रेटर देन और लेस देन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हूं। यहां पे मैं बोल रहा हूं कि टेस्ट करो फीमेल्स की ग्रेटर है या नहीं है, और डिफरेंस है या नहीं है। तो यहां पे कितना आएगा, बस डिफरेंस है या नहीं है। यहां पे हम ये नहीं बोलते हैं कि ग्रेटर देन, लेस देन, डिफरेंस और नॉट डिफरेंस, हम ये टेस्ट करते हैं नॉन डायरेक्शनल में। तो देखिए अभी इधर आप देखिए, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, और इससे ही हम वन टेल और क्या बोल सकते हैं, वन टेल को डायरेक्शनल, इसको क्या बोल सकते हैं हम, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और वन टेल हाइपोथेसिस। अब मैंने बोल दिया ग्रेटर देन,
मेल्स स्ट्रेंथ आर ग्रेटर देन फीमेल स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गया। यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल रीजन और वी कैन से रिजेक्शन रीजन, ये दोनों एक ही होता है, ये एक साइड में होंगे, एक साइड में होंगे। अगर मैं बोलता हूं कि टेस्ट वेदर फीमेल्स मेल्स स्ट्रेंथ आर लेस देन फीमेल स्ट्रेंथ, तो इधर की साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ, अभी देखो टू टेल्ड हाइपोथेसिस, इसमें देखो दोनों साइड हो गया, ग्रेटर देन भी जा सकता है, लेस देन भी जा सकता है। जब हमारी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो उस टाइम पे होगी टू टेल हाइपोथेसिस। टू टेल हाइपोथेसिस का इस्तेमाल कब होगा, जब मैंने बताया टेस्ट वेदर फीमेल्स इज ग्रेटर देन मेल और नॉट। अब देखो यहां पे ग्रेटर देन भी जा सकते हैं और लेस देन भी जा सकते हैं, इसलिए क्या होगा, क्रिटिकल रीजन दोनों साइड बराबर आएगा, लेस देन भी जा सकते हैं, ग्रेटर देन भी जा सकते हैं, उस केस में लगेगा टू टेल हाइपोथेसिस। ये क्लियर है सबको, टू टेल और वन टेल में डिफरेंसेस क्लियर है, यस एनीवन? मधु, मेघराज, मधु क्लियर है, रूपांशी, परमजीत, सुधांशु, कुछ डाउट है इसमें? क्या होता है डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल? यहां पे वन टेल मतलब डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ठीक है। जब डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो तो वन टेल हाइपोथेसिस का इस्तेमाल किया जाएगा। हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, मोर देन, है ना, इसमें लिख लो, यहां पे लिख लो, इसके नीचे लिख लो वन टेल हाइपोथेसिस, ग्रेटर देन, लेस देन लिख लो, ये की टर्म लिख लो, आपको याद रहेगा, लेस देन, मोर देन, ठीक है। अब ये यहां पे देखिए क्या डिफरेंस है। अब जो भी हमारा क्रिटिकल रीजन रहता है, ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये क्या है, आपस में दोनों में डिवाइड हो जाता है। इन केस ऑफ टू टेल हाइपोथेसिस, अगर मैं 0.05 को डिवाइड करूं 2 से, तो क्या आ जाएगा 0.0225, तो ये क्या है, दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन केस ऑफ टू टेल हाइपोथेसिस, राइट। यहां पे क्या है, एक ही साइड में रहता है ना, तो ये कंप्लीट एक ही साइड में रहेगा। बट इन केस ऑफ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जो ये हमने डिसाइड किया स्टार्टिंग में 0.05, ये क्या रहेगा, एक ही साइड में रहेगा। दोनों में डिफरेंसेस क्लियर है। क्रिटिकल रीजन एक ही साइड में रहेगा, टू टेल हाइपोथेसिस में हमें डिसाइड नहीं है, तो क्रिटिकल रीजन दोनों साइड में रहेगा, ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता। क्रिटिकल रीजन मस्ट बी स्प्लिटेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम जाने से पहले, आगे जाने से पहले अल्फा वैल्यू, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, इन सब के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी आपको मैंने बताया था, एग्जाम्पल दिया था एक, क्या एग्जाम्पल दिया था, वो मेडिसिन का एग्जाम्पल दिया था ना, कि 5% से अगर ज्यादा रहा है ना, तो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो क्या है, हमारे एरर के चांसेस है ना। तो वो हम क्या डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं हम, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या डिसाइड करते हैं हम, वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। एक मिनट, हाँ आपको मैं दिखाता हूं इसमें। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, मैं आपको भेज दूंगा इसके नोट्स, थ्योरेटिकल।
देखो तो इसमें है नहीं, मैं ऐसे बता देता हूँ। देखिए स्टडी करने से पहले हम क्या सेट करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जनरली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना लिया जाता है, 0.05 या तो फिर 0.01 लिया जाता है ना। ये डिसाइड करता है हमारा क्रिटिकल रीजन कितना होगा। अगर 0.01 है मतलब क्रिटिकल रीजन छोटा है, राइट, क्रिटिकल रीजन छोटा है। अब यहां पे क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो ये हमारा 0.05 है ना। अब हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल मतलब 95%, या तो 95% होगा या 99% होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब एरर है, इतना एरर हम कंसिडर कर सकते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सपोज फॉर एग्जांपल इधर की साइड में, वैसे ही जैसे मैंने अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ग्राफ देखा था, ये है इंक्रीजिंग साइड, याद रखना, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा आपको, ये है डिक्रीजिंग साइड। सपोज यहां पे लिखा हुआ है 2.5, तो यहां पे आ जाएगा 2.8, यहां पे आ जाएगा 3, तो ये इंक्रीजिंग साइड है ना। मैंने ऐसा एक बना दिया 2, 2.5, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, ऐसा इंक्रीजिंग साइड है, और इधर की साइड में डिक्रीजिंग साइड है। अब मेरा क्या हुआ, मेरा टेबल वैल्यू, सॉरी कैलकुलेटेड वैल्यू, सपोज हमने टी टेस्ट लगाया, ध्यान से समझना, ये मैंने टी टेस्ट लगाया, ये मेरा क्रिटिकल रीजन है, 0.05 पे लिया मैंने, क्रिटिकल रीजन है। अब अगर मेरा क्रिटिकल रीजन पे हम टेबल में देखें, क्रिटिकल रीजन में 0.05 पे देखें, तो यहां पे आ रहा है 2.5, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, ये देखो ये रहा 2.5। अब अगर मेरी टेबल वैल्यू कितनी आती है, 2.8 आती है, तो 2.8 कहां पे लाई करेगा, ग्राफ में देख के बताओ, किधर की साइड में फॉल करेगा, 2.5, 2.8 किधर की साइड में फॉल करेगा, एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है या फिर रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहा है, बताइए। नो, आई एम जस्ट आस्किंग, 2.8 किधर की साइड में फॉल कर रहा है, राइट से, ये ना 2.8, ये रहा 2.8, यस दिस इज द 2.8। अब कभी मैंने कैलकुलेट किया और टी वैल्यू कितनी आती है, 2.1, तो किधर की साइड फॉल करेगा, किधर की साइड फॉल, एक्सेप्टेंस साइड, है ना, यहां की साइड फॉल करेगा ना कहीं यहां पे, ठीक है। तो ये देखो, ये डिसाइड कर रहा है ना, कहीं ना कहीं डिसाइड कर रहा है ना कि हमारी वैल्यू कितना हम कंसीडर करें, डिसाइडिंग है ना ये फैक्टर। अगर मैं इसको छोटा कर देता हूं, मैं रिजेक्शन रीजन को अगर मैं छोटा कर देता हूं, क्या कर देता हूं, 1% पे ले आता हूं, इसको मैं ले आया जस्ट 1% पे, तो रिजेक्शन रीजन छोटा हो गया कि नहीं हो गया, रिजेक्शन रीजन छोटा हो गया। अब यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सपोज 3 आई, अब टी टेस्ट मेरा 2.8 आया, तो अब सेम कंडीशन में यहां पे आएगा ना 2.8, तो यहां पे क्या हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। पहले यहां पे 2.8 से रिजेक्शन हो रहा था, पर हमने क्या करा, इसको क्रिटिकल रीजन को छोटा कर दिया, हमने क्या करा, इस क्रिटिकल रीजन को छोटा कर दिया। यहां पे ये 0.01% पे ले रहे हैं हम, 0.01 पे ले रहे, ऊपर क्या था 0.05 पे था, तो ये जो क्रिटिकल रीजन था वो हमारा बड़ा था। तो अब ग्राफ में आपको मैंने बताया ना कि इधर की साइड में 1, 2, 3, राइट साइड में जाओगे तो इंक्रीजिंग होता जाएगा, है कि नहीं, तो याद रखिए। तो अगर ये क्रिटिकल रीजन जो हम डिसाइड करते हैं, जो भी हम क्रिटिकल रीजन डिसाइड करते हैं, ये जहां हमारा क्रिटिकल रीजन, इसके इधर की साइड में फॉल होता है, मतलब ग्रेटर वैल्यू आती है, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि टेबल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू, क्यों बोलते हैं हमेशा, कैलकुलेटेड वैल्यू अगर बड़ी आई एज कंपेयर टू क्रिटिकल वैल्यू से, तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहा है ना। अगर कम होती, अगर वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू कम होती तो किधर फॉल करता,
इधर की साइड फॉल करता, ठीक है, इधर की साइड फॉल करता। अब यहीं से कॉन्सेप्ट आता एरर का, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा एरर का। तो ये जो अल्फा लेवल है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, यह कहीं ना कहीं हमारा टाइप 1 एरर के चांसेस को बताता है। चांसेस, इट इज नॉट टाइप 1 एरर, इट इज अ प्रोबेबिलिटी। याद रखना, अल्फा एंड बीटा इज नॉट अ टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एरर। प्रोबेबिलिटी, चांसेस, अल्फा वैल्यू चांसेस बताता है। अब देखो यहां पे मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं, यहां पे आया हमारा 5% पे, ये 5% पे है और ये है 1% पे। अब मैंने टेस्ट लिया, स्टैटिकल टेस्ट, ट्रेनिंग दी, पोस्ट टेस्ट लिया और मेरा टी टेस्ट आया यहां पे। अब यहां पे मैंने जब इस चीज को लिया था 0.05, तो यहां पे चांसेस कम था ना एरर का, एरर का चांसेस कम था क्योंकि ये यहां पे फॉल कर रहा है। पर अब मैं इसको यहां पे ले जाऊं तो रिसर्चर क्या करेगा, इसको इधर लाने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो? रिसर्चर क्या करेगा, उसको सिग्निफिकेंट बनाना है ना अपने टॉपिक को, उसको दिखाना है कि इफेक्ट हुआ है मेडिसिन का। तो वो जानबूझ के रिसर्चर क्या करेगा, इसको रिजेक्शन रीजन में लाने की कोशिश करेगा। यहां पे आप बात समझ में आ रही है आपको? 0.5 लेवल पे अगर हम देखें तो यह अपने आप ऑटोमेटिकली, इफ यू टॉक अबाउट 0.5 लेवल, मैंने क्या लिया, 0.5 लेवल लिया, तो यहां पे आ रहा है। तो इतना बड़ा रिजेक्शन रीजन है फॉर 0.5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। बट मैंने क्या किया, इसको छोटा कर दिया, इसको क्या कर लिया, 0.01 ले लिया। अब क्या हुआ, रिजेक्शन रीजन क्या हो गया, छोटा हो गया कि नहीं हो गया? तो रिजेक्शन रीजन छोटा होने की वजह से क्या हुआ, इसको मैं कोशिश करूंगा एज ए रिसर्चर की इफेक्ट दिखाऊं मैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर लाने की कोशिश करूंगा ना, तो ये एरर होगा ना, ये एरर नहीं है, ठीक है। रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, इसको मैं जानबूझ के रिजेक्ट कर रहा हूं। तो अल्फा क्या बताता है, चांसेस बताता है एरर के। कौन से चांसेस बताता है एरर के, टाइप 1 एरर। अब देखिए टाइप 1 एरर क्या होता है, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। यहां तक क्लियर है आपको? यहां तक क्लियर है? एनी डाउट? यस? सी द कंडीशन। इन फर्स्ट कंडीशन I have taken 0.5 level as a significant level of significant, 0.5. Okay, so in that case my t-test, suppose my value lies here, somewhat here. So what will be the conclusion? Null hypothesis rejected. Null hypothesis reject मान ली। Up to here any doubt? It is a critical region. It is a critical region. It is a critical region. This whole it is a critical region, and what we can say rejection region. If t value lies here, then what will be our conclusion? Null hypothesis will be rejected, and that's mean training is effective. Now see condition. If I decrease the level of significance, what will happen in the same condition? If I decrease the level of significance to 0.01, then still it will be here, right? But in this case, the null hypothesis will be accepted because it falls in acceptance region. That means नो इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग। इसका मतलब क्या हुआ, इफेक्ट हुआ नहीं हुआ, पर रिसर्चर को दिखाना है कि ट्रेनिंग का इफेक्ट हुआ है, वो अपनी जीत पे अड़ा हुआ है। नहीं भाई, मैं तो सिग्निफिकेंट इफेक्ट वाला रिसर्च पेपर छापूंगा, जनरल वही मानती है। तो रिसर्चर क्या कर रहा है, दे ट्राई टू मेक इट हियर, मतलब वो क्या कर रहा है, बोल क्या रहा है कि रिजेक्ट हुआ है। तो क्या हुआ, अगर मैंने क्रिटिकल रीजन, अब इससे क्या हुआ,
चांसेस बढ़े ना एरर के, मैं क्रिटिकल रीजन को बड़ा रखता तो एरर के चांसेस कम होते, पर मैंने क्रिटिकल रीजन को छोटा कर दिया तो एरर के चांसेस बढ़े कि नहीं बढ़े। मेडिसिन में मैंने बोला था कि 100 में से 95 लोगों को छूटे और 5 लोगों पे इफेक्ट नहीं आया तो भी चलेगा, पर मैंने अब ऐसा बोला, मैंने बोला कि गवर्नमेंट की नई पॉलिसी है 99 लोगों पे इफेक्टिव आना चाहिए और 1 लोगों पे नहीं आएगा तो भी चलेगा, इसके बाद हम मार्केट में लॉन्च करेंगे, वरना नहीं करेंगे। एटलीस्ट 99 में इंप्रूवमेंट चाहिए। तो इस केस में कंपनी वाले चीटिंग कर सकते हैं ना, एरर के ज्यादा चांसेस रहेंगे ना, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, है कि नहीं। तो यहां पे क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट क्या डिसाइड करता है, इट इज चांसेस ऑफ एरर। अब यहां पे आपको 2 टाइप के एरर दिखेंगे, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। देखो टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर क्या होता है। टाइप 1 एरर, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। अब ये डायग्राम्स के थ्रू देखिए, ये हमारा रिजेक्शन रीजन है, दिस इज आवर रिजेक्शन रीजन एंड दिस इज आवर एक्सेप्टेंस रीजन। टाइप 1 एरर क्या बोल रहा है, एक्चुअली मैं यहां पे आया था बट हम इसको जबरदस्ती इधर घुसा रहे हैं। रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, हाइपोथेसिस ट्रू थी, हाइपोथेसिस को एक्चुअल में एक्सेप्ट होना था। चलो यहां पे देखिए डायग्राम में टाइप 1 एरर, आपको समझ में आ रहा है। अब इसको हम डिसाइड कर लेते, एक्चुअल क्या होना था और हम इसको डिसीजन बना क्या रहे हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होना था इसको। टाइप 1 एरर क्या है बताइए, टाइप 1 एरर क्या बोलता है, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। तो एक्चुअल में आपका डिसीजन क्या आया था, एक्चुअल में यहां पे आ रहा था, है ना। एक्चुअल में क्या होना था, नल हाइपोथेसिस को क्या होना था, एक्सेप्ट होना था एक्चुअल में। बट हम डिसीजन क्या बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अवर डिसीजन, सपोज इट इज अवर डिसीजन, हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। हम इसको किधर की साइड में दिखा रहे हैं, रिजेक्शन रीजन में, यहां से लेके। तो ये टाइप 1 एरर, क्लियर है आपको। व्हाट इज टाइप 1 एरर, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, T1R, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स और व्हेन इट इज ट्रू। ट्रू मतलब नल हाइपोथेसिस क्या थी, सही थी, मतलब उसको एक्सेप्ट होना था, तो टाइप 1 एरर। ये डायग्राम बनाइए, इसका अपोजिट होता है टाइप 2 एरर। ये क्लियर है सबको, समझ में आया यहां तक। टाइप 1 एरर क्या होता है, अभिषेक, निशांत, नीरज, मेघराज, काजल, रोल नंबर B1091, नीचा। नल टाइप 1 एरर क्या होता है, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। एक्चुअल में क्या होना था नल हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, यहां पे क्या थी, नल हाइपोथेसिस क्या थी, ट्रू थी, बट इसको हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको फॉल्स मान रहे हैं नल हाइपोथेसिस को। तो ट्रू होना मतलब, नल हाइपोथेसिस का ट्रू होना मतलब क्या है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेंस रीजन में गिर रही थी और जो हमारी वैल्यू है कैलकुलेटेड वैल्यू यहां पे फॉल हो रही थी, बट हम बोल रहे हैं कि ये रिजेक्ट हो रही है, हम इसको जबरदस्ती इधर की साइड में पुल कर रहे हैं। क्लियर है, इसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। टाइप 1 एरर के चांसेस को पहले ये बता देता हूं, टाइप 2 एरर। अब देखते हैं टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर क्या होता है, यस एनीवन, उसमें क्या होता है, टाइप 2 एरर में क्या होता है। T2A, यस, हाँ राइट। तो क्या होगा, एक्चुअल डिसीजन क्या है, एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज
फॉल्स। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, नॉट रिजेक्टिंग द, और वी कैन से एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स। तो एक्चुअली में क्या था, नल हाइपोथेसिस क्या थी, फॉल्स थी एक्चुअल में, रियल में, बट उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। यह रॉन्ग डिसीजन है। देखो ये जो है ना, ये पूरा अवर डिसीजन, ये क्या है, रॉन्ग डिसीजन है इधर की साइड में, और ये ट्रू डिसीजन है। ठीक है, इधर की साइड में देख रहे हो, लेफ्ट साइड में ये ट्रू डिसीजन है और ये पूरा रॉन्ग डिसीजन है। ये हम बना रहे हैं। एक्चुअल में नल हाइपोथेसिस को क्या होना था, क्या होना था, रिजेक्ट होना था, सॉरी, एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। हाँ, एक्चुअल में इसको रिजेक्ट होना था, यहां पे आना था नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, एक्चुअल क्या था, रिजेक्टिंग था, क्या होना था, एक्चुअल में रिजेक्ट होना था, बट इसको हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो टाइप 2 एरर क्या हुआ, एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस। देखो इधर की साइड देखो, एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, टाइप 2 एरर। एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस, यहां पे हम डाल रहे हैं एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। रिजेक्ट करना था पर उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंसेस समझ में आया। एनी डाउट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब। परमजीत, अतुल, अभिषेक, निशांत, खुशबू, शांति से समझिए इसको। ठीक है, सिंपल, देखो है सिंपल सी चीज है। मैं आपको डायरेक्ट टर्मों में बता देता बिना डायग्राम बताए, पर वो आपके माइंड में फिट नहीं होता ना, आप इसको आगे कैसे रिलेट करते हैं, इसलिए मैं इसको ये बता रहा हूं। डायरेक्टली सेंटेंस के फॉर्म में बताने से रियल मीनिंग नहीं पता चलता ना। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट पीपीटी पे सेंटेंस बता देता तो रियल मीनिंग नहीं, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है, बट इसको हम थोड़ा गहराई तक जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होता क्या है, इसके फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में देखिए, है ना। अब ये है हमारा टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। अब टाइप 1 एरर के चांसेस को क्या बोलते हैं हम, यस एनीवन, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर क्या बोलेंगे इसको, अल्फा। और अल्फा किसको भी बोलते हैं हम, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब क्या हुआ, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या हुआ, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, चांसेस है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर। क्यों चांसेस है, चांसेस क्यों है, अगर मैं बड़ा रखूंगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो कम चांस रहेंगे, और अगर मैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को छोटा कर दूंगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे, है कि नहीं, मानते हो कि नहीं मानते हो। तो आप क्वेश्चन कभी आपको ये आ जाता है कि इफ यू डिक्रीज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देन what will be the effect on type 1 error, whether it is increases, decreases, remain same। तो क्या बोलोगे आप, if I decrease the level of significance chances of error will be, लिखो, if you increases the level of significance then chances of error, type 1 error will be, type 1 error की बात कर रहे हैं, increasing level of significance क्या होगा बताइए बच्चों, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आवाज आ रही है अभिषेक, नीरज, तो बताइए आंसर दो। अगर मैं तो बताओ ना, आंसर बताओ। अगर मैं देखो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को बढ़ा देता हूं, पहले इतना छोटा था, बड़ा, ये देखो कंपेयर करो दोनों में, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नीचे वाले में छोटा है, तो आप ये डायग्राम देख के बताइए ना, ये जो मैंने समझाया टाइप 1 एरर, इसको देख के बताइए कि एरर के चांसेस बढ़ेंगे कि बढ़ेंगे, कम होंगे, कम होंगे ना, कम होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, अगर देखो यहां पे मैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1 रखता हूं, ये 1 है, तो यहां पे फॉल हो रहा है, बट अगर मैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को बढ़ा रहा हूं तो यहां पे फॉल हो रहा है ना, तो आराम से रिजेक्ट हो रहा है, मेरे को जबरदस्ती इधर पुश करने की जरूरत नहीं ना,
एरर कमिट करने की जरूरत ही नहीं है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बढ़ा है तो आसानी से रिजेक्ट हो रहा है ना नल हाइपोथेसिस। तो राइट डाउन एवरीवन, इफ वी इंक्रीज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, चांसेस और वी कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट committing type 1 error will decreases. Everyone write down. Type 1 error decreases. अगर हम इनकी, ठीक है, क्लियर है ना सबको? है ना? देखो ये, अब इसको किससे डिनोट किया जाता है? टाइप 2 एरर को किससे डिनोट किया जाता है? टाइप 2 एरर को किससे डिनोट किया जाता है? बीटा। ठीक है, बीटा से डिनोट किया जाता है। इसको देख लो, आराम से देख लो, समझ लो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत हो तो बताना। अब इसके बाद आपको पता चलेगा पावर ऑफ टेस्ट होता क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, विच एरर इज मोर डेंजरस, टाइप 1 एरर और टाइप 2? यस, सबका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? विच एरर इज मोर डेंजरस? कैसे? हाउ यू कैन से इट? बिफोर देखो, लिसन, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस का रिजेक्ट करना? इफेक्ट हो रहा है या ट्रेनिंग का नहीं हो रहा है? इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ट्रेनिंग का इफेक्ट हो रहा है या फिर मेडिसिन का इफेक्ट हो रहा है? कोई नई मेडिसिन नहीं है हमारी, कोई डायबिटिक पेशेंट्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, उनको नई मेडिसिन इंट्रोड्यूस की है और हमने ट्रायल लिया, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, इफेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? मेडिसिन का इफेक्ट हो रहा है किसके ऊपर? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए। अगर मैं बोलूं एक्सेप्ट करना नल हाइपोथेसिस को, इसका मतलब क्या हो रहा है? इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? इफेक्ट और नॉट इफेक्ट? यस, इफेक्ट और नॉट इफेक्ट? नो इफेक्ट है ना? नो इफेक्ट है ना? अब आपके लिए क्या डेंजर होगा? आप तो एक ट्रेडिशनल मेडिसिन चालू कर रहे हो, ट्रेडिशनल जो मेडिसिन आप ले रहे हो, पहले से लेते आ रहे हो। टाइप 1 एरर क्या बोलता है? रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। मतलब अब जानबूझ के, गलती से जानबूझ के आप मेडिसिन को रिजेक्ट कर रहे हो, जबकि रियल में वो रिजेक्ट नहीं होना थी, रियल में उसका कोई इफेक्ट नहीं आया, पर आप दिखा रहे हो कि ये मेडिसिन का इफेक्ट आया है। तो उसके वजह से डायबिटिक लोगों को क्या लगा कि मार्केट में एक नई मेडिसिन आई है और वो इफेक्टिव है, बट रियल में वो इफेक्टिव नहीं थी। तो लोगों ने क्या करा, उस ट्रेडिशनल मेडिसिन को छोड़ के ये नई वाली मेडिसिन को एडेप्ट कर लिया, जिसका रियल में कोई इफेक्ट नहीं था। टाइप 2 एरर क्या बोलता है? रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि मेडिसिन का कोई इफेक्ट नहीं था, फिर भी हम दिखा रहे कि इफेक्ट है। दैट इज व्हाट टाइप 1 एरर इज मोस्ट डेंजरस।
हाँ सिचुएशन क्या, अब नहीं, अब दूसरी सिचुएशन को भी देख लेते हैं हम। सेकंड सिचुएशन, लेट्स सी सेकंड सिचुएशन। अब हमने क्या किया, टाइप 2 एरर कमिट किया सपोज। टाइप 2 एरर ऐसे तो बहुत डेंजरस होता है, पर इस हिसाब से देखो, है ना। अब टाइप 2 एरर के हिसाब से देखें हम। टाइप 2 एरर में क्या था, एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। मतलब क्या है कि मेडिसिन का इफेक्ट आ रहा था, पर हमने क्या बोला, नो इफेक्ट। टाइप 2 एरर यही बोल रहा ना, एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। मेडिसिन का इफेक्ट आ रहा था, पर हमने बोला नहीं आ रहा है इफेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस नई वाली मेडिसिन को नहीं लेंगे, जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन चलते आ रही है उसी कैरी करेंगे हम। तो दोनों में से आप ये बताइए कि क्या ज्यादा है, ट्रेडिशनल मेडिसिन को कैरी करना वो ज्यादा डेंजरस है, या फिर उस मेडिसिन को लेना जिसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, जो इलीगल तरीके से पास हुई है, मतलब जो रियल में इफेक्टिव नहीं है, पर उसको हम ले रहे हैं हमारे डेली रूटीन में चेंज करके। तो इस हिसाब से कौन सा डेंजरस होगा बताइए, टाइप 1 एरर होगा ना, है ना। तो यही होता है मैक्सिमम केसेस में। हम देखें तो हम जब ट्रेनिंग, ट्रीटमेंट, इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें, तो मैक्सिमम केस में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की रिलेट में किया जाता है इसको, डेंजरस और नॉट डेंजरस, उसके केस में इसको कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन कंपैरेटिव स्टडीज में ज्यादा इसको बोला नहीं जाता है। तो अल्टीमेटली अगर क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप टाइप 1 एरर को मार्क करोगे। आपको रीजन मैंने बता ही दिया, क्यों, क्योंकि हम नई मेडिसिन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारे डेली रूटीन में डाल रहे हैं, जो रियल में रिसर्च के हिसाब से एरर थी, इफेक्टिव था, पर उसको हम एडेप्ट कर रहे हैं। टाइप 2 एरर में क्या होता है, हम वही मेडिसिन को कैरी करते हैं, है ना, इस वजह से। तो टाइप 1 टाइप 2 एरर आपको क्लियर है, ठीक है। तो याद रखने के लिए आप क्या बोल सकते हो, याद रखने के लिए सिंपल सा T1R, और ये क्या है, T2A, ये याद रखना, T1R T2A लिख लो। टाइप 1 एरर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, टाइप 2 एरर एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज, सॉरी ऊपर ट्रू आएगा। टाइप 1 एरर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, टाइप 2 एरर एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। क्लियर है ना, T1R T2A। आगे बढ़े, सैंपल साइज बढ़ा के और एरर को आइडेंटिफाई करके हम एरर को कम कर सकते हैं। अब सैंपल साइज बढ़ा के क्यों कर सकते हैं, आपको मैंने डीएफ वैल्यू का बताया था। डीएफ वैल्यू, सैंपल साइज बढ़ाएंगे तो ज्यादा क्रिटिकल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता है वैसे वैसे क्रिटिकल वैल्यू कम हो जाती है। तो सैंपल साइज बढ़ाने से क्या होता है, लिटिल ट्रेनिंग से ही ज्यादा इफेक्टिव नजर आता है रिजल्ट हमें। कम ट्रेनिंग देने से ही ट्रेनिंग इफेक्टिव नजर आती है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे देखो ये क्रिटिकल वैल्यू है, समझ लीजिए ये क्रिटिकल वैल्यू है। सैंपल 20 के लिए था इसका वैल्यू सपोज 3, सैंपल 50 के लिए इसका वैल्यू हो जाएगा 2.5, सैंपल 100 के लिए हो जाएगा इसका वैल्यू 1। तो जो रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट वैल्यू है, रिक्वायर्ड क्रिटिकल वैल्यू है, सैंपल साइज बढ़ाने से कम होते जाती है। तो अगर हमारा सैंपल साइज 100 है तो हमारा छोटी सी टी वैल्यू में भी काम हो जाएगा, कम टी वैल्यू में भी कम हो जाएगा। हम बोल देंगे हाँ इफेक्टिव है, बट हमारा सैंपल साइज छोटा सा है, 20 सैंपल ही लिया हमने, तो हमारे जो टी वैल्यू है ना, कैलकुलेटेड वैल्यू, वो बड़ी लानी पड़ेगी, तभी हम उसको बोल पाएंगे कि सिग्निफिकेंट इफेक्टिव है ट्रीटमेंट। तो डेट इज वाई सैंपल साइज बढ़ाने से क्या होता है, एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है ये कंडीशन। अभी हम देखेंगे टेबल वैल्यू, तब आपको ये और क्लियर होगा। यस, स्क्रीन विजिबल नहीं है, ठीक है। टाइम क्या हुआ, 10:27। तो ये क्या देखा हमने अभी तक, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। आगे का हम कल पढ़ेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, पावर ऑफ टेस्ट, पी वैल्यू,
सिग्निफिकेंस वैल्यू, ये सारी चीज़ें हम और क्लासेस में देखेंगे। इस क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन करिए, ठीक है, तो क्योंकि ये एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक करते हुए जाएगा। अगर आप इसे मिस करोगे तो क्या होगा, चीज़ों को लिंक नहीं कर पाएंगे, है ना। अभी ये हमारा बिगिनिंग हो चुका है। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, क्रिटिकल रीजन, 1 टेल 2 टेल, इनमें किसी को कुछ प्रॉब्लम, नल हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस, यस, किसी को कुछ डाउट है क्या? क्लियर है ना? मैं इसकी पीपीटी आज ही भेज दूंगा, तो थोड़ा सा रीडिंग कर लेना एक बार, है ना। कल हम पढ़ेंगे पावर ऑफ टेस्ट, पी वैल्यू, कैसे एक्सेप्ट हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे कर, है ना। 1 मिनट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देख लो, रुको, अगर ये ज्वाइन हो जाता है तो। ये रहा हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अरे 1.5 घंटा हो गया, चलो ठीक है, फिर इसको हम कल पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं मैं खिंचता अभी। हाँ, अरे कुछ कुछ बच्चे ज़्यादा सीटिंग नहीं है ना बच्चों की, तो अभी स्टार्टिंग में क्या थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आदत होगी। 1 घंटे बाद क्या है, वही तो बोल रहा हूँ, 1 घंटे बाद क्या है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कंडीशनिंग जाते हो तुम सब? बेटा थोड़ा सोच समझ के बोलना, हमारे बीच में टीचर अवेलेबल है इस कॉलेज के। ठीक है, हमारे बीच में कोच अवेलेबल है एक, यही के, तो थोड़ा सोच समझ के बोल।